तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको एनजीओ मैनेजमेंट के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा अकाउंटिंग की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट्स होते हैं, लेखा, हिंदी में उसे लेखा कहते हैं, तो वित्त संबंधी जो जानकारियां हैं या वित्त संबंधी जो गतिविधियां हैं वो हर संगठन के लिए आवश्यक हैं। तो हमारा जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो एनजीओ हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, सभी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फाइनेंस किसी भी संगठन का, अगर आप कह सकते हैं तो ब्लड है, घूमता है, उसी से संगठन चलता है। तो वित्त को, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए आज हम आपके साथ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कुछ प्रचलित शब्दों को जिन्हें आपने सुना होगा उनको भी क्लैरिफाई करने की करेंगे। अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाने के टूल्स क्या हैं, बैलेंस शीट किसको कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट क्या होता है, बुक कीपिंग किसे कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, बैंकिंग से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और इनकम टैक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कुछ जुड़ी हुई जानकारी इस व्याख्यान का अंग होंगी। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि कुछ शब्द जो बहुत प्रचलित हैं, जैसे आपने सुना होगा बुक कीपिंग। अब जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, संस्था में लेन देन होता है, संस्था में कहीं से धन आता है, संस्था में धन आने के स्रोत सदस्यों की सदस्यता है, सरकार से मिलने वाली ग्रांट है, संपत्तियों से आने वाली आय है, और भी दान है, डोनेशन है। तो संपत्ति आती है संस्था के पास, तो उसका अकाउंट जो मैंने आपको बताया था कि एक बैंक में रखा जाता है, तो संस्था की संपत्ति बैंक में रखी जाती है। कुछ चल होती है संपत्ति, कुछ अचल होती है। तो जो इमूवेबल है, जो अचल संपत्ति है, बिल्डिंग है, स्कूल है, या कोई उसके पास जो भी संपत्ति है वो उसके कार्यालय या वहाँ पे रहती है, उनका भी अकाउंट रखना होता है, उनका भी उल्लेख फाइनेंस के रिकॉर्ड में आना जरूरी है। तो अकाउंटिंग की प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है कि ताकि हमें यह पता चल सके कि एक वित्तीय वर्ष में हमारी कितनी आय हुई है, कहाँ कहाँ से पैसा आया है और उस पैसे को किस प्रकार खर्च किया गया है। चूँकि ये पैसा पब्लिक का पैसा है, सार्वजनिक है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो हमें वो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो जब बुक कीपिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले एक शब्द आता है डेबिट और क्रेडिट। आपने सुना होगा कि डेबिट और क्रेडिट जो शब्द हैं, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के लिए एक छोटी सी कहानी है कि एक वॉल स्ट्रीट का बैंकर था। वो जब भी अपने ऑफिस में आता था तो अपनी तिजोरी खोलता था, उसमें से एक कागज़ निकालता था और उस कागज़ को पढ़ता था, फिर उस कागज़ को रख देता था। ऐसा वो हर रोज़ करता था। उसके जूनियर देखते थे कि भाई ये मेरे सीनियर साहब आते हैं और तिजोरी खोल के एक कागज़ निकालते हैं, उसे पढ़ते हैं और फिर उसको बंद करके रख देते हैं। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो जूनियर्स थे उसने अलमारी को खोला, और अलमारी को खोलने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि डेबिट इज लेफ्ट साइड, क्रेडिट ऑन राइट साइड। बस ये मूल मंत्र है कि डेबिट और क्रेडिट एक लेफ्ट साइड रखते हैं और एक साइड लेफ्ट राइट साइड रखते हैं। अब उसके भी रीज़न है कि उसे लेफ्ट साइड क्यों रखते हैं, मैं उतने डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बस आप ये जान लीजिए कि संस्था में आने वाले जो खर्चे हैं और संस्था में जो आने वाली आय है, दोनों का संतुलन आवश्यक है और वह बैलेंस बहुत आवश्यक है। अगर आय से ज़्यादा खर्चे हो गए तो संस्था घाटे में चली जाएगी, हाँ। और अगर आय अधिक है और खर्चे उसके समानुपात में हैं, बैलेंस में हैं, कुछ पैसा बच रहा है, तो हम उसको बोलते हैं
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी खर्चों के ऊपर आय की अधिकता, और ये सब बैलेंस शीट में दर्शाना होता है। तो बैलेंस शीट बनने तक, उस समय तक जाने के लिए जो टूल्स हैं छोटे छोटे, और जो डे टू डे जो खर्चे होते हैं संस्था में, उनको हमें मेंटेन करना होता है। क्योंकि आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको एक साल का खर्चा सारा याद रहेगा, रोज रोज के खर्चे, कई तरह के प्रोजेक्ट आपके पास हैं, तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो अकाउंटिंग का सिद्धांत है कि इनकम इज़ गुड, एक्सपेंसेस आर बैड, राइट? क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये सिद्धांत है, जनरल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के ऊपर अकाउंटिंग की जाती है कि आपको जो इनकम मिली उसको आपने क्रेडिट कर दिया, और आपके जो खर्चे आए उसको आपने डेबिट कर दिया। आपने बैंक की पासबुक में भी देखा होगा, एक जगह CR लिखा होता है, एक जगह DR लिखा होता है, उसके आगे बैलेंस लिखा होता है। तो जोड़ और घटाने का ये जो समागम है, ये बाद में आपको पूरे संस्था के अकाउंट को कंसोलिडेट करने में मदद करता है। अभी जब बैंकिंग की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग में बैंकिंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि हमारा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, दो तरह के अकाउंट होते हैं जो हम अपनी संस्था के नाम से खोले जा सकते हैं। संस्था के अकाउंट खोलने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि उसके लिए एक फॉर्म होता है बैंक में, उसमें जो संस्था के संचालक हैं, अध्यक्ष, सचिव और ट्रेजरर, उनके जो है ना डिटेल्स डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, इनकम टैक्स, पैन कार्ड, और संस्था का भी पैन कार्ड होता है। संस्था की इनकम के लिए भी एक अलग से पैन कार्ड बनता है, तो वो पैन कार्ड भी होना चाहिए। और सभी जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं उनका भी कार्ड होना चाहिए। तो संस्था में, संस्था का अकाउंट खोलने के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, और एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रस्ताव पर संस्था का अकाउंट किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। ज़्यादातर संस्थाएं बैंक के थ्रू ही गवर्न होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कैश का लेन देन हो, कैश बहुत छोटी मात्रा में लेन देन किया जाता है। अभी सरकार ये चाहती है कि कैश का लेन देन कम से कम हो, और कम से कम कैश का उपयोग किया जाए। ज़्यादातर पेमेंट, ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से करना चाहिए। वो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित करते हैं। कई बार कैश से किए जाने वाले पेमेंट हमारी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं करते, तो इसलिए ज़्यादातर, तो आपको समझना चाहिए कि एक चेक क्या होता है। अभी मैं चेक की एनाटॉमी में नहीं जाना चाहता, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि चेक में एक नाम उस व्यक्ति का लिखना होता है जिसको आप पैसा देना चाहते हैं। पैसे की संख्या वो अंकों में और शब्दों में, दोनों में लिखी हुई है। उसके बाद दो व्यक्ति जो ऑथराइज्ड हैं, जिनको संस्था ने ऑथराइज किया है, उनके चेक बुक पे दस्तखत होते हैं, और उसके ऊपर एक डेट की जगह होती है, वो डेट लिखा होता है। बाकी आजकल सारी चेक बुक में अकाउंट नंबर आपका लिख के आता है, इसलिए उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक छोटी सी और दरकार होती है कि चेक बुक के कोने पे, है ना, लेफ्ट साइड के कोने पे हम दो लाइनें खींच देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। जब कोई चेक क्रॉस्ड हो जाता है तो वो खाते में जमा करने के बाद ही उसकी धनराशि निकाली जा सकती है। तो संस्थाओं को ज़्यादातर क्रॉस चेक ही देना चाहिए, और उसके ऊपर दोनों व्यक्तियों के, अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब ये जो बैंकिंग का जो ये कैश का जो सिद्धांत है, आप बैंक से कैश निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप बैंक से कैश निकालते हैं तो उस कैश का उपयोग कैसे करते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक आपने सुना होगा, एक शब्द है बाउचर। बाउचर जो है ना मल्टीपर्पज भी हो सकता है। एक बाउचर की आप इसमें देख रहे हैं, बाउचर का मैंने एक प्रोटोटाइप इसमें आपके सामने है। इसमें बाउचर की संख्या, तारीख, बाउचर क्रेडिट का है या डेबिट का है, दोनों तरह के बाउचर होने चाहिए। उससे हमें अकाउंट करने में और लेजर बनाने में मदद मिलती है। जब हम उसकी एंट्री करते हैं तो उससे हमें आसानी होती है कि ये इनकम का बाउचर है, ये एक्सपेंडिचर का बाउचर है, किस प्रोजेक्ट का है,
उसमें नरेशन लिखना होता है, ये किस संदर्भ में है। जैसे आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने संस्था के बिल्डिंग की पुताई करने के लिए 500 रुपये दिया, तो आप उसमें लिखते हैं कि बिल्डिंग की पुताई के लिए मेहनताना या मजदूरी राम प्रसाद को दी, और उसमें 500 रुपये लिखते हैं। अगर ये कैश है तो आपको कैश लिखना होगा, अगर ये चेक से पेमेंट है तो चेक का नंबर, डेट, बैंक का नाम, ये भी भरना होगा। फिर किस व्यक्ति ने ये वाउचर बनाया है उसके दस्तखत होंगे, और उसके बाद फिर ऑथराइज्ड ट्रेजरर या सेक्रेटरी उसको काउंटर साइन करेगा। ये वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई संस्थाएं विभिन्न कलर के वाउचर बनाती हैं, जैसे 4 प्रोजेक्ट उनके पास हैं, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि किस प्रोजेक्ट से खर्चा हो रहा है, ताकि उस प्रोजेक्ट की अमाउंट से इसको डेबिट किया जा सके, तो हम कलरफुल बना लेते हैं, तो उससे हमको आसानी हो जाती है। अब इसके ऊपर लेबलिंग भी करनी होती है, हमने संस्था का अपना नाम लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम भी डाल देते हैं, तो ये प्रिंट भी हो जाता है। उसके बाद जब ये वाउचर ओके हो जाता है तो उस पर हम पेड की मोहर लगाते हैं, पेड कैश या पेड थ्रू चेक, तो ये पता चलता है कि ये वाउचर ओवर हो गया, काम हो गया, इस पे स्टैंप लगाते हैं। उसके बाद इस वाउचर के साथ हमको सपोर्ट लगाना होता है। सपोर्ट क्या होता है कि इस वाउचर में जो चीज़ लिखी है उसको हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से आई। जैसे मान लीजिए आपने राम प्रसाद को 500 की मजदूरी दी, तो क्या हमारे पास एक छोटी सी रसीद है जिस पर लिखा होगा कि आज दिनांक इतने इतने को मजदूर राम प्रसाद को बिल्डिंग के इस भाग की पुताई करने के लिए 500 रुपये की दर से मजदूरी प्राप्त हुई, रसीद जिसको बोलते हैं, तो उसे मिलने वाली रसीद राम प्रसाद का दस्तखत वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको वाउचर के साथ अटैच कर देते हैं। इसी तरह से कैश मेमो होता है। आप बाज़ार से कुछ चीज़ खरीदने गए, बाज़ार में जब आप पेमेंट करते हैं, आपने कुछ कैश पेमेंट किया और उसने आपको एक रसीद दी, उसको बोलते हैं कैश रिसीप्ट, या उसको कैश मेमो भी बोलते हैं। उसको वाउचर के साथ आपने अटैच कर दिया, तो वो सपोर्ट हो गया। यानी जो नरेशन आपने लिखा है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक सपोर्ट लगा हुआ है। अब उस सपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि आपकी संस्था ने 500 रुपये का या 700 रुपये का, मान लीजिए आपने गणतंत्र दिवस पे बच्चों को मिठाई ही बांट दी, अब मिठाई का बिल आप वहाँ से लेके आए, उस पर लिखा हुआ है 26 तारीख को आपने मिठाई खरीदी, उस पर लिखा हुआ है कि 5 किलो लड्डू 200 रुपये किलो के हिसाब से 1000 रुपये। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग चेक नहीं लेते। अब आप 1000 रुपये का चेक मिठाई वाले को बना के वहाँ पे तो खड़े होके देंगे नहीं, तो कई बार ये समस्या होती है, तो वहाँ पे कैश मेमो लगता है। लेकिन कई जगह पे जहाँ हम बड़ी राशि की परचेज करते हैं तो वहाँ से बिल आता है, और उस बिल के अगेंस्ट हम चेक इशू करते हैं। उस बिल जिसने हमें दिया है, मान लीजिए आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा या अपनी संस्था के लिए टीवी खरीदा, तो आप जिस कंपनी से खरीद रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई मैं अपनी संस्था के लिए खरीद रहा हूँ, आपको इसका मैं चेक दूंगा, तो आप मुझे बिल दे दीजिए। वो बिल दे देगा जनरेट करके, और बिल के बाद आप अपने ऑफिस में आके उसके लिए चेक बना देंगे, और उसका जब चेक जाएगा तो चेक ले लेगा। अगर वो आपके ऊपर विश्वास करता है तो तुरंत सामान दे देगा, अदरवाइज वो चेक जमा करके अगले दिन आपके पास सामान भेजेगा। तो ये सपोर्ट कहलाते हैं। ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिल के फॉर्म में हो, कैश मेमो हो, रसीद हो, किसी भी फॉर्म में हो। आजकल जैसे यूपीआई से हम पेमेंट कर देते हैं, मैंने पेमेंट कर दिया यूपीआई से किसी काम के लिए संस्था के, तो मैं उसकी रसीद प्रिंट करके सपोर्ट के तौर पे लगा सकता हूँ, और वह धनराशि मैं संस्था से विड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने संस्था के लिए ज़रूरत समझी उस समय यूपीआई से पेमेंट कर दिया। इसका फिर एक लेजर होता है या कैश बुक होती है। कैश बुक भी रखते हैं हम, जो कैश निकाला है उसका रिकॉर्ड रखते हैं कैश बुक में कि आज हमने इतने पैसे कैश खर्च किए, उसका बिल नंबर या जो रसीद नंबर है वो डालते हैं। और लेजर में रोज़ के रोज़ सारे वाउचर्स की एंट्री करते रहते हैं, तो लेजर हमारे बनते रहते हैं। लेजर में अलग अलग पन्ने हो सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट वाइज हो सकते हैं, हमारे खर्चे वाइज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग, अकाउंटिंग का अलग, प्रोग्राम का अलग, प्रोजेक्ट का अलग, तो उतने लेजर खुल सकते हैं। आजकल लोग बाग बहुत सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, तो बहुत पॉपुलर आजकल एक सॉफ्टवेयर है टैली।
टैली में वो उतने लेजर आप खोलना चाहें उतने आप लेजर खोल सकते हैं, लेकिन जो डेली केस बुक है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली केस बुक ही आपको, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं रिसीप्ट बुक, संस्था की रिसीप्ट बुक, यानी संस्था में कोई इनकम आई तो आपने उसकी रसीद काटी, किसी ने आपको डोनेशन दिया तो आपने उसकी डुप्लीकेट रसीद काटी, एक कॉपी आपके पास है, एक संस्था जिसने आपको पैसा दिया है उसके नाम है। कई बार गवर्नमेंट के यहाँ से या किसी फंडर के यहाँ से आपके पास पैसा आता है तो वो कहते हैं इतने पैसे की रिसीप्ट आप हमारे पास भेजिए, तो कई बार तो वो रसीद का फॉर्मेट दे देते हैं, अगर नहीं है तो आपकी जो प्रिंटेड रसीद है उसको, जिनके पास 80G है उनको एक स्पेशल रसीद छपवानी होती है, उस पर लिखा होता है कि संस्था को 80G वाइड दिस नंबर फला फला डेट को इनकम टैक्स के इस ऑफिस द्वारा निर्धारित किया गया, और वो रसीदें इसलिए ज़रूरी है कि 80G में आपने कितना पैसे इकट्ठा किया उसका स्टेटमेंट आपको साल के अंत में देना होगा। तो ये अकाउंटिंग की प्रोसीजर। अब देखिए मल्टीपल कैश बुक भी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उन्हें अवॉइड किया जाए, ज़्यादा कैश बुक ना हो, मल्टीपल लेजर ना हो, और जब तक आपकी ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है कि एक ट्रेजरर ने भी लेजर बुक रखी हुई है, एक कैशियर ने भी रखी हुई है, एक प्रेसिडेंट के पास भी। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ठीक है ना, तो हम उसको जो है ना डेबिट और क्रेडिट का आपको ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कौन सी एंट्री डेबिट करनी है, कौन सी क्रेडिट करनी है, और उस तरह से आपकी लेजर में एंट्री होती जाती हैं। कई संस्थाएं अपना 6 महीने पे, कई संस्थाएं 3 महीने पे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनका ऑडिट कराती रहती हैं। ऑडिट का माने ये होता है कि जो आपने पैसा खर्च कर दिया वही क्या सही था, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो सही थे, क्या आपने सही टूल का इस्तेमाल किया, सही भाषा लिखी, क्या वो कहीं से संदेह तो पैदा नहीं कर रहा है पेमेंट के लिए, उनका उल्लेख करते हैं। तो कई बार ऑडिट 3 महीने पे 6 महीने पे भी होता है, लेकिन सामान्यतः 1 साल के बाद आपको सारे अकाउंट का ऑडिट कराना होता है, और वो ऑडिट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको वाउचर के बारे में बताया, लेजर के बारे में बताया, रसीद बुक के बारे में बताया, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको जानना चाहिए। कई जगह उसको जर्नल भी बोलते हैं, जो आप जर्नल लेजर रखते हैं ना उसको जर्नल भी बोलते हैं, उसमें भी एंट्री का फॉर्मेट प्रिंसिपल वही है, सेम, डबल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, तो आप इनको रख सकते हैं। फिर हमारे पास जो हम सामान खरीदते हैं उनका एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर होना चाहिए। अब अकाउंटिंग में जो आपके कैशियर हैं वो आपको बताएंगे कि आपके पास ट्रैवल का भी एक रजिस्टर होना चाहिए, जो आपके संस्था के लोग ट्रैवल करते हैं उसका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, और उस ट्रैवल रजिस्टर से जो टीए बिल आते हैं उनका मैच होना चाहिए। अगर आज मैंने अपनी संस्था से मैं बाहर कहीं गया हूँ तो मैं अपनी जो मेरा एम्प्लॉयर है उसको एक चिट्ठी लिखता हूँ कि मुझे दिल्ली में भारत सरकार ने इस काम के लिए बुलाया है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं 3 दिन संस्था में नहीं आऊँगा और ये मेरी 3 दिन की ड्यूटी लीव मान ली जाए, और आप वहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल का जो अकाउंट है ट्रैवल को वो भी रखना बहुत ज़रूरी है। वो एक अलग है, उस पर अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन टीए एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगर आप देखें कि जो और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण, पुनः आपको याद दिला रहा हूँ, नरेशन माने जो आपने उसके ऊपर खर्चे का विवरण लिखा है, वो विवरण बहुत सही तरीके से लिखना चाहिए। जैसे आप लिखते हैं कि किसी की सैलरी ऑफ मिस्टर राजेश कुमार फॉर जून 25। अब मान लीजिए आप राजेश कुमार को मिनिमम वेजेज एक्ट के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं, तो आप उतना उसके आगे मेंशन करते हैं। आप अगर मान लीजिए चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो वो चेक का आपको मेंशन करना होगा। तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट हैं ये बहुत आवश्यक है, और इसके बाद हम इसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे 2 हैं बहुत महत्वपूर्ण, इनको एक को बैलेंस शीट बोलते हैं, एक को इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बोलते हैं। ये दोनों आपके अंत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्ट वाइज भी हो सकते हैं। बहुत सारे फंडर जो आपको पैसे देते हैं ना, वो आपसे प्रोजेक्ट का अलग से, वो आपकी पूरी संस्था में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने जितना पैसा आपको दिया है उसके खर्चे के डिटेल मांगते हैं कि आप हमको अपने खर्चे के डिटेल दीजिए।
कई लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में मांगते हैं कि हमको डिटेल नहीं चाहिए कि आपने राम प्रसाद को कितना दिया या श्याम कुमार को कितना दिया, हमको ये चाहिए कि सैलरी में कितना खर्च हुआ, प्रोग्राम में कितना खर्च हुआ, ट्रैवल में कितना। तो हेड वाइज उसको बोलते हैं हेड वाइज। तो वो कई लोग उसको पीरियोडिकली भी कई संस्थाएं मांगती हैं फंडर कि 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर सालाना। तो ये निर्भर करता है कि किस तरह का नेचर, किस नेचर का आपका प्रोजेक्ट है। लेकिन वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष जो भारत में ज़्यादातर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और 31 मार्च को ख़त्म होते हैं। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष भी ऐसे ही चलता है, राज्य सरकारों का भी ऐसे ही चलता है, ज़्यादातर संस्थाओं का भी वित्तीय वर्ष ऐसा है। कुछ ऐसे इंटरनेशनल डोनर हैं जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मांगते हैं, लेकिन अपने देश में जो वित्तीय वर्ष का आकलन है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक है। इनकम टैक्स में भी वही प्रक्रिया है और जीएसटी या दूसरे तरह के टैक्सेशन में भी हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसे हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष, वो अप्रैल से मार्च होता है, 1 अप्रैल से मार्च होता है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत आवश्यक है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके लिए बनाए जाने आवश्यक हैं। ये जिम्मेदारी जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंट ऑफिसर है या कैशियर है या आपके पास जो अकाउंट क्लर्क है जो हैंडल करता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और इसके लिए ट्रेजरर और सेक्रेटरी दोनों ही ज्वाइंट रूप से जिम्मेदार हैं, या वो व्यक्ति जो साइन करते हैं चेक के ऊपर, उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से पैसे का खर्च या लेन देन हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं? अब बैलेंस शीट में हमारे तरफ एक तरफ एसेट्स हैं, एक तरफ लायबिलिटीज़ हैं, एक तरफ इनकम है, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है। उनका हमें डिटेल लिखना होता है। उसमें टैक्स का भी उल्लेख आता है कि हमने कितना टैक्स लिया। आपके पास मान लीजिए कुछ फिक्स डिपॉजिट में पैसे आपकी संस्था में हैं जो बैंक में हैं, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट इनकम होती है। और उसके ऊपर टैक्स ना लगे उसके लिए कानून है, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, 12A का सर्टिफिकेट चाहिए है, ठीक है। तो आपको जो जो इनकम टैक्स में छूटें मिली हैं वो उन छूट को आपकी संस्था एंजॉय कर सकती है। तो बैलेंस शीट एक पूरा संस्था का फाइनेंशियल चेहरा है। वो पूरा फाइनेंस दिखाता है कि कितना वित्त, कितनी संख्या में धन राशि आई और कितनी संख्या में धनराशि गई, कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे खर्च हुई, उसके मोटे मोटे हेड में बैलेंस शीट में लाते हैं। आखिर में बैलेंस शीट का पर्पज़ ये होता है कि हमने इस वर्ष जो खर्च किया है और जो आय हुई है, उन दोनों के बीच में बैलेंस क्या है, और उस बैलेंस के इसीलिए उसका नाम आय और व्यय दोनों के बीच में जो संतुलन है उससे उसका नाम पड़ा बैलेंस शीट। यानी उन दोनों में क्या संतुलन है। तो मैंने आपको एक शब्द बोला था, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसे भी होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी लॉस और प्रॉफिट, वो दो बताती है आपकी बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाते हैं हम अलग से कि हमारे पास किन किन स्रोतों से इनकम आई और किन किन स्रोतों पे हमने एक्सपेंडिचर किया, कहाँ कहाँ हमने उस पैसे को रखा, कैसे कैसे वो पैसा खर्च हुआ। कुछ उससे हमने जो एसेट्स खरीदी वो एसेट रजिस्टर में जाती है। तो मित्रों, ये जो अकाउंटिंग की प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और कोई भी संस्था हो, चाहे वो उसका फॉर्म सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, सभी को फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने भी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बनाए हैं और कुछ जो है संस्थाओं के बनाए हुए फाइनेंशियल। आपके पास अगर फाइनेंशियल पॉलिसी है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी संस्थाएं अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी भी बनाती हैं कि वो अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगी। आपने कुछ और शब्द सुने होंगे, चलते चलते मैं उनके यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे रिवॉल्विंग फंड है ना, जो बहुत सारी संस्थाएं आज की तारीख में माइक्रो फाइनेंस में काम करती हैं, वो एक रिवॉल्विंग फंड बनाती हैं, उससे लोगों को लोन देती हैं, उनसे उनके पास वापस पैसा आता है उस दोनों का उसका एक अलग से अकाउंट रखा जाएगा। कुछ एक शब्द सुना होगा आपने, कॉर्पस। कॉर्पस वह धनराशि है जो संस्था के पास सुरक्षित रूप में कहीं पर रखी होती है।
तो सब संस्थाएं अपना कॉर्पस बनाती हैं, अपनी बचत से कर करके कॉर्पस बनाती हैं, लेकिन इसके बारे में भी नियम है कि आप अपने आने वाली इनकम से या अपने आने वाले प्रॉफिट से 80% पैसा आपको 5 साल के अंदर खर्च करना होता है। वो आपको आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा बेहतर, इसलिए 5 साल का स्टेटमेंट आपके साथ रहता है। और आपने देखा होगा जब कभी आप ग्रांट के लिए अप्लाई करते हैं कहीं पे सरकार में, तो वो आपसे पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट मांगते हैं या इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर मांगते हैं, दोनों मांगते हैं कई बार। तो वो इसलिए मांगते हैं कि देखना चाहते हैं कि संस्था की वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है, वित्तीय स्वास्थ्य पुअर तो नहीं है, निगेटिव में तो नहीं जा रही, लॉस में तो नहीं जा रही, उसके ऊपर देनदारियां कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उसके पास एसेट्स कितनी हैं, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या है, ये सब हमें बैलेंस शीट और इनकम और एक्सपेंडिचर पैटर्न बताते हैं। और हर जब बैलेंस शीट बनाता है तो उसके ऊपर जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको वित्तीय लाभ या वित्तीय हानियाँ, आपके जो प्रोसीजर्स हैं, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं, जैसा आप मैनेज कर रहे हैं, उनके बारे में बताएं। और वो उसको नोट के रूप में वो लिखता है कि मेरे कमेंट ये हैं, और उसके बाद वो सर्टिफाई करता है। तो ये भी बहुत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो लोग भी अभी इसके बाद अपना खुद एनजीओ चलाना चाहते हैं या अब किसी एनजीओ में काम करेंगे या आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव बनेंगे, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को, अपनी संस्था की फाइनेंशियल हेल्थ को संभाल के रखें। उसके ऊपर आपकी निगरानी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मार्च के महीने में ही आके आप अपने अकाउंट्स देखना को, उनके ऊपर आपकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और आज की तारीख में मॉनिटरिंग के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे टैली में भी अगर आप डालेंगे तो वो बताता जाता है कि कहाँ आपके पास पैसे हैं ही नहीं, आप खर्च करते जा रहे हैं। कई बार होता है ना संस्थाओं में, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, प्रोजेक्ट आपने चालू कर दिया, आपके पास पैसे आए नहीं, आप खर्च कर रहे हैं। तो जब आपके पास पैसे आए नहीं, पैसे हैं नहीं, तो आप कहाँ से खर्च कर रहे हैं? तो आपको देखना होगा कि आप अपने कॉर्पस से पैसे खर्च कर रहे हैं। अब कॉर्पस से अगर पैसे खर्च करने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए एक प्रस्ताव देना होगा अपनी संस्था में कि चूंकि अभी पैसे आए नहीं हैं और हमें पैसे खर्च करने हैं, तो हमें कॉर्पस से इतने पैसे का लोन ले लेना है। वो भी बैलेंस शीट में आता है, वो भी बैलेंस शीट में। तो अभी बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं बैलेंस शीट की, मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा एक आपके मस्तिष्क में आकार बना होगा कि संस्थाओं को चलाने में वित्तीय संचालन कितना महत्वपूर्ण है और हमें क्यों अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए और क्यों उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। आज बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।